afternoon, dear students, friends, and my seniors. Let's start our previous year question series. हम लोग बात कर रहे हैं सभी सब्जेक्ट्स के बारे में. हम लोगों ने क्या किया, डिस्कस किया है. पॉलिटी पढ़ा हमने हिस्ट्री पढ़ा है, हमने ज्योग्राफी पढ़ लिया, और इसी क्रम में आज हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास ले रहे हैं. क्लास क्या मतलब, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं. और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ ये है कि जिससे कि आपको लेवल पता लग जाए कि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है. जो न्यू कमर्स है उनके लिए, जो ऑलरेडी जानते हैं उनका रिवीजन हो जाएगा. हम स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है हमारे पास. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेटेंट एक्ट. अ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट अ सीड कैन बी पेटेंटेड इन इंडिया. फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकेंड पॉइंट कहते हैं कि इन इंडिया देयर इज नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपलेट बोर्ड. और थर्ड पॉइंट में आपसे कह रहे हैं वो कि प्लांट वेराइटीज आर नॉट एलिजिबल टू द पेटेंटेड इन इंडिया. विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबाउट इज और आर इज करेक्ट. अब तीन स्टेटमेंट पे आपको आयोग यानी कमीशन ये आपसे उम्मीद करता है कि आप इसको आंसर करने वाले हैं. चलिए शुरू करते हैं इसका किसके बारे में स्टडी करना, डिस्कशन करना. तो पहला पॉइंट जब हमसे कहता है कि यार अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेटेंट्स एक्ट ए बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट अ सीड कैन बी पेटेंटेड इन इंडिया. क्या ये सही बात है या गलत बात है? ये सही बात है या गलत बात है? अभी क्या होगा कि कन्फ्यूज़न होगा बहुत सारे स्टूडेंट को कि यार हमने सुना है जेनेटिक मॉडिफाइड के बारे में कि ऐसा होता है कि जीएम का जो प्रोसेस होता है वो तो आपका होता है पेटेंट. तो माइंड में एकदम से ख्याल आता है कि यार बात सही है, पहले वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू होगा, और वहीं पे हम गलत हो जाते हैं. क्योंकि जेनेटिक मॉडिफाइड और बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होती है इन दोनों में डिफरेंस है. बायोलॉजिकल प्रोसेस से मतलब ये समझिए नेचुरली जैसे कि मैं बोलता हूँ कि यार मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर, मतलब मैं अपने सन को बोलता हूँ कि आई एम योर बायोलॉजिकल फादर. तो उसका मतलब क्या होता है, आप समझ सकते हैं क्या होता है. तो वही जब नेचुरल प्रोसेस से कोई चीज़ गुजर रही है, वो डेवलप हुई है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे बायोलॉजिकल प्रोसेस. ठीक है. लेकिन जब आप जेनेटिकली मॉडिफाइड कहते हैं तो वो एक अलग बात होती है. तो जेनेटिकली मॉडिफाइड के लिए है, लेकिन जब हम बात करते हैं सीड के लिए जो बायोलॉजिकल प्रोसेस्ड है उसके लिए नहीं है. ठीक है. और इसके लिए आर्टिकल 3J है जिसमें कहा गया है आर्टिकल 3J एक्सक्लूड्स फ्रॉम द पेटेंटेबिलिटी प्लांट्स एंड एनिमल्स इन होल और इन एनी देयर ऑफ अदर देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट इंक्लूडिंग द सीड्स varieties and species and essentialities. तो बायोलॉजिकल प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन और प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये इतनी लंबी चौड़ी बात इन्होंने जो बताई है अपनी निर्णय में, वो ये बताना चाह रहे हैं कि आपसे कि अगर बायोलॉजिकली कोई चीज़ प्रोसेस्ड हुई है तो उसको आप क्या करेंगे, उसको पेटेंट नहीं किया जाएगा. ये पहले वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट आपका क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है. अब आपको सोचना है किसके बारे में. अब आप सेकंड पॉइंट के बारे में पूछेंगे. इन इंडिया देयर इज नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपलेट बोर्ड. कि ऐसा कोई अपील के लिए है ही नहीं कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को जहां पर जाके आप क्लेम कर सकें, के बारे में बात कर सकें. तो ये बात भी वो गलत ही बोल रहे हैं. कैसे गलत बोल रहे हैं मैं बता देता हूं आपको कि वो कैसे गलत बोल रहे हैं. अगर आपने पढ़ा है सेक्शन 83 के बारे में जो ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 है, तो वो क्या कहता है, इट प्रोवाइड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एपलेट बोर्ड. वो एक एपलेट बोर्ड को एस्टेब्लिश करने की बात करता है. और ये आपका 15th of September 1999 में डेवलप हो गया. सॉरी 2003 में, 99 तो शुरुआत की बात थी एक्ट की, 2003 में ये आपका डेवलप हो गया था. तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हो गया.
अब ये जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ तो इसकी सिटिंग्स हुई हैं चेन्नई में, मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में, ठीक है, और अहमदाबाद। लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो चेन्नई में, ठीक है। तो ये सेकंड वाला पॉइंट भी गलत हो जाता है, पहली दोनों बातें तो गलत होगी, तो बची हमारे पास तीसरी बात। और हमारे पास जो आंसर्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। इन्होंने कहा है थर्ड ओनली 1 and 3, तो 1 and 3 नहीं होगा, 2 and 3 नहीं होगा, 1 2 3 नहीं होगा, तो होगा क्या 3 ओनली। इज इट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है आपका आरएनए इंटरफ्रेंस यानी RNAi। ये टेक्निक के बारे में आपने सुना होगा इसके बारे में। क्या है ये? वो ये कह रहे हैं आपसे कि जो RNAi टेक्नोलॉजी है हैज़ गेन पॉपुलैरिटी इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। वाई? इस टेक्निक ने काफ़ी ये फेमस रही है, काफ़ी पॉपुलैरिटी अर्जित की है। तो ये है क्या, इसके बारे में बताइए। और 4 ऑप्शंस आपके सामने रख दिए। पहला ऑप्शन आपसे कहता है कि इट इज़ यूज्ड इन डेवलपिंग द जीन साइलेंसिंग थेरेपीज। ठीक है, सुन लेते हैं आपकी बात। सेकेंड पॉइंट कहता है कि इट कैन बी यूज्ड इन डेवलपिंग थेरेपीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। और थर्ड पॉइंट कहता है इट कैन बी यूज्ड फॉर टू डेवलप द हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज। और फोर्थ पॉइंट कहता है आपसे इट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस क्रॉप प्लांट दैट आर रेजिस्टेंट टू द वायरल पैथोजेंस। तो अब हम अपनी शुरू करते हैं रिसर्च कि कैसे कैसे होना है ये। अगर आपको RNAi के बारे में थोड़ा भी पता हो तो RNAi जो टेक्निक है ये क्या है? ये है आपका RNA इंटरफ्रेंस। और वो ये कहता है कि RNA हस्तक्षेप की बात करता है। ये टेक्नोलॉजी का नाम है हिंदी में, ठीक है। इसके द्वारा क्या क्या किया जा सकता है? तो पहला पॉइंट जैसे आया कि इट इज यूज्ड इन डेवलपिंग जीन साइलेंसिंग थेरेपीज। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। कैसे सही है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि मतलब आपको इसके बारे में बताता हूं कि ये होता क्या है। ये एक जीन साइलेंसिंग टेक्निक ही है जो डबल स्टैंडर्ड RNA के द्वारा किसी टारगेटेड सेल में जो प्रोटीन की सिंथेसिस है, यानी प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है, उसको रोक सकता है या उसको रोकता है, या ये कहिए ये कंट्रोल करना जानता है। ये क्या जानता है? कंट्रोल करना जानता है। ये कंट्रोल कर सकता है किसको? RNA जो है उसमें जो टारगेटेड सेल है उनकी, जिसे वो लगता है कि ये टारगेटेड किसी सेल को वो टारगेट करता है, तो उसके RNA में जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है उसको वो रोक सकता है। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जैसे कोई पेशेंट है, उसको कैंसर है, और कैंसर की जो सेल हैं उन सेल को जो चीज़ न्यूट्रिशन दे रही है, जो प्रोटीन से वो जी रही हैं, सर्वाइव कर रही हैं, अगर उसको हम उसकी गति को रोक दें या उस प्रोटीन के संश्लेषण को, उस प्रोटीन के सिंथेसिस को रोक दें, तो क्या होगा? वो कैंसर सेल जो होंगी वो डैमेज हो जाएंगी या समाप्त हो जाएंगी। तो ये सोचकर हम इस ट्रीटमेंट को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और ये टेक्निक आपकी बिल्कुल कैंसर में भी यूज़ की जाती है, कैंसर की थेरेपी के लिए, और ये साइलेंसिंग थेरेपी भी है। तो 1 and 2 तो बिल्कुल ठीक हो गया। अब बात आती है थर्ड पॉइंट की कि इट कैन बी यूज टू डेवलप द हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज। तो ये बात आपकी गलत है, ऐसा नहीं है। ये आपने सुना होगा मेनपोज की जो कंडीशन होती है तो उस सब में ये इस्तेमाल नहीं होता है डेवलप करने के लिए। तो फोर्थ पॉइंट आता है कि इट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस क्रॉप प्लांट एट द रेजिस्टेंट टू द वायरल पैथोजेंस यूज कॉल्ड फॉर द करेक्ट आंसर। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो 1 2 and 4 के साथ हम लोग जाने वाले हैं। 1 2 4 कहाँ पर है? और ये आपका क्वेश्चन सही हो जाता है। अगले पॉइंट पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट इज Cas9? Cas9 या क्रिस्पर, आपने सुना होगा इसके बारे में, प्रोटीन दैट इज ऑफ्टन मेंशन इन न्यूज़। तो यहाँ पर आपके पास फिर से 4 ऑप्शंस आ गए। चलिए ढूंढते हैं अपने उत्तर को। पहली बात कहता है अ मॉलिक्यूलर सीजर यूज्ड इन टारगेटेड जीन एडिटिंग। क्या ऐसा होता है? अगर आपने पढ़ा है Cas9 के बारे में तो बिल्कुल आपको पता होगा। दूसरी बात कह रहा है कि बायोसेंसर होता है यूज्ड इन एक्यूरेट डिटेक्शन ऑफ द पैथोजेंस इन द पेशेंट्स। और थर्ड पॉइंट होता है आपका अ जीन दैट मेक्स प्लांट पेस्ट रेजिस्टेंट।
और फोर्थ होता है अ हर्बिसाइडल सब्सटेंस सिंथेसाइज्ड इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अब देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए और बट ऑब्वियसली कि आंसर एक ही होना है, और आंसर एक होना है तो वो आंसर तो हमारे बिल्कुल सामने ही है। एक्चुअली होता क्या है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इंग्लिश वालों के लिए भी और हिंदी के लिए भी, कि द की स्टेप इन एडिटिंग एन ऑर्गेनिज्म्स जीनोम इज सेलेक्टिव टारगेटिंग ऑफ अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। कहने का मतलब ये है कि Cas9 की जो प्रोसेस है उसमें ये होता है कि जो आपका डीएनए है, उस डीएनए के अंदर आपने देखा होगा एक पैटर्न होता है। किसका होता है पैटर्न? वो पैटर्न होता है आपका TCGA। जैसे आप बाइनरी सिस्टम जानते हैं कंप्यूटर के अंदर, बाइनरी सिस्टम जो 0-1 कोड पे काम करता है, ऐसे डीएनए जो है वो इन 4 कोड्स पे काम करता है, TCGA। अब ये पैटर्न कुछ भी हो सकता है डीएनए का, ठीक है। तो उस पैटर्न में आप जानते हैं डीएनए, फिर आरएनए के अंदर जीन जो जीन है, अगर कोई जीन आपका डिजीज्ड है, प्रॉब्लम में है, तो उस प्रॉपर जो जीन है उसकी एडिटिंग करने के लिए हम लोग एक मॉलिक्यूलर या जेनेटिक सीजर का इस्तेमाल करते हैं, और उससे हम क्या करते हैं, उस जीन को जो डिजीज्ड है, जो बीमार है, उसको हम क्या करते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं। किसके साथ? इस कैस्पर, मतलब जो कैस आपकी क्रिस्पर टेक्निक है, इसके द्वारा जो आरएनए है उसका इस्तेमाल करते हुए हम उसको उस पर्टिकुलर पॉइंट पर रिप्लेस कर देते हैं, और वो डीएनए बिल्कुल उसी पैटर्न पर आ जाता है जिस पैटर्न पर वो पहले से था, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। बात समझ में आती है? क्योंकि 4 ऑप्शन में से एक ही सही होना है, तो हमें बाकी के बारे में वैसे सोचने की जरूरत ही नहीं। फर्स्ट पॉइंट हमें सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है आपका, इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर द एंटरटेनमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब आपको बात समझ में आ रही है कि क्या कहना चाह रहा है वो आपसे कह रहा है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के संदर्भ में जब आप एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, एंटरटेनमेंट का मतलब होता है सिनेमा और आपका मोबाइल फ़ोन एंड समथिंग लाइक दैट, क्लब्स एंड थिएटर्स। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या कहता है कि इन ऑगमेंटेड रियलिटी विच इज नॉन एज द AR, a simulated environment is created and the physical world is completely shut out. क्या आपको पता है AR के बारे में या VR के बारे में? नहीं पता है तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, कभी आप शॉपिंग के लिए गए हों, जब मोबाइल फ़ोन आपको ख़रीदना हो, मेरे साथ तो तभी ऐसा हुआ था। मैं एक बार सैमसंग का मोबाइल लेने गया, तो वहाँ पर मैं जैसे पहुँचा तो उन्होंने क्या किया, एक VR मेरी आंखों पर लगा दिया और कहा सर देखिए आप क्या क्वालिटी है। मैंने देखा एक डायनासोर चारों तरफ घूम रहा था और उसके अलावा वहाँ कुछ भी नहीं था। मतलब वो कमरा पूरा मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं इस वक्त जुरासिक पार्क में हूँ। तो कहने का मतलब ये, अगर एक वर्चुअल वर्ल्ड डेवलप कर दिया जाए आपके सामने, जहाँ पर कुछ भी असलियत में ना हो, तो वो VR टेक्निक होती है। तो पहले वाला गलत हो जाएगा, वो AR नहीं होती, वो VR होती है। इन्होंने स्टेटमेंट बदल दिया है। इन्होंने AR के पास जो बातें लिखी वो बातें VR की हैं। वो किसकी बातें हैं? VR की हैं। तो इसलिए पहले वाले पॉइंट को हम गलत कर देते हैं। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। फिर उन्होंने कहा द वर्चुअल रियलिटी विच इज नॉन एज VR, images generated from the computer are projected on the real life object or surroundings. अब इन्होंने जो बात कही, ये बात अब फिर से उल्टी हो गई, ठीक है। तो हम सेकंड को भी कट मारते हैं, और अब हम बात चलती है हमारी थर्ड पॉइंट पर, कि जो ऑगमेंटेड रियलिटी होती है ये अलाउ करती है इंडिविजुअल को टू बी प्रेजेंट इन द वर्ल्ड एंड इम्प्रूव्स द एक्सपीरियंस यूजिंग द कैमरा, द स्मार्टफोन और PC। बिल्कुल, आपने देखा होगा बहुत सारे स्मार्टफोन्स में या फिर आपने पिक्चर्स देखी होंगी जिसमें एडिटिंग होती है कि कोई हीरो हीरोइन वहाँ पर डांस कर रहे हैं और वहीं पर आप देख रहे हैं कि आप भी खड़े हैं और वो बैकग्राउंड में डांस कर रही हैं, चारों तरफ कुछ और चल रहा है और आप रियल में वहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो ऐसी जो टेक्निक है उसको हम ऑगमेंटेड रियलिटी कहते हैं, जिसमें आप मौजूद रहते हैं लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर वर्चुअल वर्ल्ड भी होता है,
ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी कहते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आता है वी आर क्लोजेस द सॉरी closes the world and transposes an individual providing the complete immersion experience। बिल्कुल ठीक बात है, ये बात भी बिल्कुल सटीक है कि जो VR होता है वो पूरे विश्व को आपके पास ले आता है, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। तो थर्ड एंड फोर्थ राइट है, जबकि फर्स्ट एंड सेकंड गलत हैं, तो थर्ड और फोर्थ को ढूंढेंगे हम कहाँ पर है, और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है आपका एथिलीन और स्टायरीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो ये आया है, लेकिन इस बार आने के चांसेस इसके बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? स्टायरीन आपको कुछ साउंड करता होगा, बिल्कुल, ये आपको वज़ेग या वाइजेग गैस लीक, गैस कांड के बारे में याद दिलाता होगा। कहाँ पर है ये? विशाखापत्तनम। वाइजेग याद आ रहा है आपको? क्या हुआ था वहाँ पे? स्टायरीन गैस लीक कर गई, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप पूरी तरह से स्टडी कर लेना स्टायरीन के बारे में, ठीक है। अभी लेकिन मैं शुरू करता हूँ। एथिलीन और स्टायरीन दोनों की व्यावसायिक रूप से गुजरने की जो प्रकृति है वो किस गुण के कारण है? कौन सा वर्च्यू है उसके पास, कौन सा वर्च्यू है जिसकी वजह से आप ये देखते हैं कि उसका बहुत ज़्यादा कमर्शियल प्रोडक्शन होता है? तो आपको पता होगा इसके बारे में, क्या है उसका गुण। दोनों का गुण एक ही है, जिसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन, और हिंदी में कहेंगे तो बहुलकीकरण। केमिस्ट्री स्टूडेंट्स अच्छे से जानते होंगे इसके बारे में। बहुलकीकरण, बिल्कुल। क्वेश्चन का आंसर तो बस इतना ही है, लेकिन क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्योंकि आपके आसपास ये घटनाएं हो रही हैं, तो ये रिपीट करेगा क्वेश्चन या इस जैसा कुछ। तो थोड़ा सा मैं डिटेल कर देता हूँ ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। जो एथिलीन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एथिलीन होता है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H4, ठीक है, कार्बन के दो, हाइड्रोजन के दो, ठीक है। और दूसरी तरफ जो आपका स्टायरीन है, क्योंकि मेन कंसर्न मेरी स्टायरीन को लेकर ही है। स्टायरीन जो है उसका फार्मूला क्या होता है? बेंजीन का छल्ला याद आ रहा होगा आपको, बेंजीन रिंग क्या होता है? एक हेक्सागोनल सरफेस, सॉरी आप ये क्लोज्ड है, आप जान लें। और इस हेक्सागोनल में आपको वो याद आ रहा होगा, मेटा पैरा ऑर्थो आ रहा है याद? कुछ केमिस्ट्री स्टूडेंट्स को तो याद आ गया हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, आप देख लीजिए। बेंजीन का ये छल्ला है, इसका मतलब होता है C6H6, कार्बन के 6 और हाइड्रोजन के 6 पार्ट, ठीक है। और इसी के साथ एक छोटा सा सेक्शन इसमें और जुड़ा रहता है, और ये सेक्शन ये होता है, ठीक है। ये है आपका स्ट्रक्चर, किसका? स्टायरीन का स्ट्रक्चर है। और इसका जो फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर, वो होता है C8H8 होता है। कितना होता है? C8H8। तो मैं थोड़ा सा स्टायरीन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मेरा जो मोटिव है वो यही है कि आपको जो भी मैं हेल्प कर सकूं। मैं चाहता हूं कि अगर चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बन पाया तो कम से कम चाणक्य तो बनूं, और किसी को तो मेरी हेल्प मिल सके। सॉरी बड़पोलेपन के लिए, लेकिन कोशिश है कि किसी को फ़ायदा हो। एथिलीन और स्टायरीन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ वाइजेग गैस लीक के बारे में, जो विशाखापत्तनम में है, आंध्र प्रदेश में। ये एक पॉलीमर प्लांट था, और ये एक साउथ कोरिया की कंपनी है। कहाँ की कंपनी? साउथ कोरिया की कंपनी है। और ये साउथ कोरिया की जो कंपनी है, ये पॉलीमर प्लांट इनका ये था, जिसमें कि ये गैस लीक हुआ, ठीक है। अब हुआ क्या कि गैस लीक के बाद हमारे यहाँ पर एक संस्था है जो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हेल्प करती है, जिसको आप क्या कहते हैं? NGT कहते हैं, ठीक है। ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में आप जानते होंगे। उन्होंने इनके ऊपर क्या किया? 50 करोड़ रुपए का इन्होंने जुर्माना लगा दिया कंपनी के ऊपर। मतलब कुछ बेसिक सी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। 50 करोड़ का जुर्माना इनके ऊपर लगाया गया, ठीक है। और अब बात आती है कि ये इस्तेमाल कहाँ होता है। ये जो स्टायरीन है, इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? ये कैसा लगता है देखने में? तो ये नेचुरली आपका फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, इन सब में मिल जाता है। फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में ये नेचुरली मिल जाता है, ठीक है। होता कैसा है? ये हाईली फ्लेमेबल होता है, ज्वलनशील है, एक ज्वलनशील पदार्थ होता है, ठीक है। और
जो स्टायरीन है वो कलरलेस होता है। कैसा होता है? रंगहीन। पढ़ते होंगे ना पहले आप, यही तो पढ़ते थे पहले हम लोग कि कलरलेस है, कलर है, ये है, वो है, स्ट्रक्चर कैसा है, क्रिस्टलाइन है, लिक्विड है, ये सब जानते थे हम लोग। ठीक है, तो वही आपको पता करना है इसके बारे में क्या क्या होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि स्टायरीन के बारे में काफ़ी कुछ, और एक दो बातें और बता देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, महत्व का है। अब बात आता है कि इसके यूजेस क्या है, कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल किया जाता है। फाइबर इंडस्ट्री में, रबर इंडस्ट्री में, रबर लेटेक्स, फाइबर ग्लास, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो प्रिंटिंग का आपका कार्टेज होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं, कॉफ़ी मशीन में जो टोनर होता है, पैकेजिंग के लिए, जूतों में, खिलौनों में, पॉलिश में, बहुत जगह इसका इस्तेमाल होता है स्टायरीन का। इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है लेकिन नुकसानदायक भी है। कैसे नुकसानदायक है? क्योंकि इससे आपकी जो बॉडी है उसको कुछ नुकसान होने वाले हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी पर इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं? आपका जो CNS है, CNS आप जानते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS स्टैंड फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, उसे ये प्रभावित करता है, आपको ये कमजोरी फील कराता है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्टेड करता है, ये आपकी किडनीज को परेशान कर देता है, मतलब उनको बेकार कर देता है। ठीक है, इतना कुछ कर सकता है। आप समझ सकते हैं कि इस लीक के कारण नुकसान क्यों हुआ। बात समझ में आती है? बस इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से स्टायरीन के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, जेनेलाइट विश्लेषण में 3/5 mm सिलिकॉन की चिप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सिलिकॉन की जो चिप इस्तेमाल की जाती है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? ये एक मेडिकल टूल है। क्या इस्तेमाल करते हैं आप इसमें? गुर्दा सक्रियता में इस्तेमाल होता है, लीवर सक्रियता में होता है, पूर्ण रक्त गणना में होता है, या कुल कोलेस्ट्रॉल में होता है? तो सर सभी में होता है, ये इन चारों में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 और 4। बहुत लंबा वीडियो हो जाता है इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में निपटा हूँ, जहाँ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं बढ़ा दूंगा उसको। अब बात आती है, अगला पॉइंट आता है कि कथन ए कहता है पृथ्वी दंड चुंबक के गुणों को प्रदर्शित करती है, और दूसरी बात कहता है कारण में कि पृथ्वी के बाहरी कोर में आवेशों की गति जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र निर्मित करती है। दोनों बातें हमें सोचनी है। पहली बात तो ये बताइए, क्या पृथ्वी एक दंड चुंबक की तरह काम करती है? बिल्कुल ठीक बात है, ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, ऐसा होता है। फिर कारण दे दिया कि पृथ्वी के बाहरी कोर में आवेशों की गति जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र निर्मित करती है। आपने पढ़ा होगा, एक वायर है, वायर से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, वायर से करंट अगर फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। आपने पढ़ा होगा, ऑस्टेड को पढ़ा होगा। मैं फिजिक्स स्कॉलर रहा हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ऐसा हुआ था। ऑस्टेड ने ये पहली बार देखा था कि एक वायर, लॉन्ग वायर के अंदर जब चार्ज फ्लो कर रहा था तो उसका जो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ, क्योंकि जो उसके पास रखी हुई कंपास थी उसमें डिफ्लेक्शन आया था। ठीक है, फेराडे ने भी उसको देखा जब उसने सोलेनॉइड के अंदर से एक मैग्नेट को खींच के फेंक कर मारा तो वहाँ पर चेंजेस आए। चलिए छोड़िए, इतना डिटेल की ज़रूरत नहीं इसमें। तो ये क्लियर हो गया कि वो एक दंड चुंबक है, यानी कि वो क्या है, एक बार मैग्नेट है। दूसरी बात आती है कि पृथ्वी के बाहरी कोर में आवेशों की जो गति है वो चुंबकीय क्षेत्र निर्मित करती है। मैं बता देता हूँ है क्या। पृथ्वी के बारे में हम आपको बता दें कि जो पृथ्वी का गर्भ है, गर्भ यानी सेंटर जो उसका है, उसमें पिघला हुआ लोहा यानी मॉल्टन स्टेज में जो आपका आयरन होता है वो है। इज इट क्लियर? और उसके होने के कारण जो वो अंदर है तो उससे क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो कैसे रहा है कि वहाँ पर होती हैं कि संवहन धाराएं बहती हैं इस गर्मी के कारण। जो उसका गर्भ है वो बहुत गर्म है, बहुत टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पर, इसलिए सब चीज़ें पिघली हुई अवस्था में, और उस टेम्परेचर के कारण ही क्या होता है, उसमें संवहन धाराएं बहती हैं। पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में संवहन धाराओं के बारे में। तो संवहन धाराएं जो होती हैं उसी के कारण क्या होता है, जो चार्ज होता है उसमें मूवमेंट पैदा हो जाती है। जैसे ये बार मैग्नेट है तो उसमें जो चार्ज है तो उसमें मूवमेंट शुरू हो जाती है। तो और चार्ज जब मूव करता है तो मूव करने के कारण क्या होता है, वहाँ पर उसके चारों तरफ एक फील्ड डेवलप हो जाता है, और वो फील्ड कौन सा होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। तो बात दोनों सही है और कारण भी सही है, तो दोनों सही है। ये क्या होगा, पहला आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि फिलोसफर्स वूल में जिंक अपने किस रूप में रहता है। पहली बात तो सर आपको पता होना चाहिए फिलोसफर्स वूल क्या है, या आपको उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना चाहिए, तो आपको खुद पता लगेगा कि जिंक किस रूप में है। तो मैं आपको बता देता हूँ जिंक किस रूप में है। एक्चुअली वो
उसका जो फार्मूला है फिलोसफर्स वूल का वो है ZnO। होता क्या है, जिंक को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न करते हैं तो एशेज या उसका जो रेसिडुअल पार्ट बच जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं फिलोसफर्स वूल। तो उसमें वाइट जो है वो रेसिडुअल के पार्ट में रह जाता है, तो उसी को हम उसका इस्तेमाल जो करते हैं वो पेंट में करते हैं। जो वाइट पिगमेंट आप इस्तेमाल करते हैं ना पेंट के अंदर, तो वो वही होता है फिलोसफर्स वूल ZnO। स्किन डिजीज़ के लिए भी लोशन बनते हैं उससे। तो कुछ बातें ZnO के बारे में। तो क्या हो जाएगा, ऑक्साइड की फॉर्म में है तो ऑक्साइड आपका ये दे रखा है, तो ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। अगला है अजनबी गैस किसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए अजनबी गैस किसे कहते हैं। अगर आपने इनर्ट गैसेस पढ़ी हैं तो इनर्ट गैसेस में जो आपका जेनॉन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अजनबी गैस कहते हैं। अच्छा, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं आप लोग, आप इसको इलेक्ट्रिक जो बल्ब होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं, टेलीविज़न की ट्यूब में इस्तेमाल कर लेते हैं, लाइट हाउस के रूप में यूज़ कर लेते हैं। जो माइनिंग होती है, माइनिंग में जो वो सिर पर देखा हो ना, सिर पे लगाए रखते हैं वो एक लाइट, जिसे माइनर्स लाइट कहते हैं, तो वो माइनर्स लाइट में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है, ये है जेनॉन, जिसे हम अजनबी गैस कहते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कार्बनिक यौगिक कार्बन के यौगिक होते हैं। कार्बनिक यौगिक आपको पता है कार्बन से बने होते हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर दूसरी बात कहता है कार्बनिक यौगिक के सहसंयोजक बंध होता है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद वो कहता है कार्बन टेट्राक्लोराइड एक कार्बनिक यौगिक नहीं है। ये वाली बात जो है वो क्या है, ये सही है नहीं है, कार्बनिक यौगिक नहीं है, बिल्कुल सही है। सही है गलत है बताओ, कार्बनिक यौगिक है नहीं, CCl4 नहीं है, ये बात गलत हो गई। अब उसके बाद यानी 1 और 2 आपका हो जाए, 1 और 2 कहाँ पर है, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हो गया। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में फेंटानिल और उसके पूर्ववर्तियों को प्रतिबंधित किया है। फेंटानिल कौन सी श्रेणी के द्रव्यों से संबंधित है, तो ये सर आपको पता ही होगा कि ये नशे के लिए इस्तेमाल होता है, काफ़ी बड़ा इशू रहा है। तो मैंने जल्दी कोशिश की है 4-5 क्वेश्चन को निपटाने की, जो ज़्यादा महत्व के नहीं है फिर भी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने नियर डियर को इसके बारे में बताएं। मुझे लगता है कि आपको हेल्प मिलेगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे।